नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है मैं आप सभी का जो मेजर पेपर 5 है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं इसमें कराने वाली हूँ। तो आज से जो है ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ जो है शुरू हो रही है। तो जितने भी विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हुए हैं इस ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज़ में आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि जो है परीक्षा में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं देता है, तो यदि ऑप्शन नहीं देगा तो बनाने में जो है आपको कठिनाई हो सकती है। और ये BRABU के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस में। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है याद रखिए, इसीलिए जो है मैंने आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ शुरू किया है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी UG 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास में जो है मैं आप सभी का हिंदी साहित्य का मेजर पेपर 5 छायावाद उत्तर हिंदी कविता, जिसका यूनिट 1 जो है आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। यूनिट 1 में जो है केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। उनकी 6 कविताएं जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। तो जितने भी कविताएं हैं उन सभी कविताओं का जो है इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जिनका मेजर हो या फिर माइनर पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, मेजर या माइनर 5, क्योंकि 4th सेमेस्टर में जो है आपको मेजर पेपर 5 पढ़ना है माइनर वालों को, तो माइनर वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो जो है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास है, यहाँ पर जो है मैंने 75 क्वेश्चन जो है लेके आया, बहुत ही चुन चुन के लेके आई हूँ मैं क्वेश्चन, अलग अलग गेस्ट पेपर से और अलग अलग किताब से जो है मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। अलग अलग मतलब पब्लिकेशन के बुक और अलग अलग पब्लिकेशन की गेस्ट पेपर से मैं क्वेश्चन यहाँ उठा के लाई हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वे सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और उम्मीद यही रहेगी कि परीक्षा में भी जो है आप सभी का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके जो है मैं क्वेश्चंस को बताती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केदारनाथ अग्रवाल की लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है आपके पास युगधारा, युग की गंगा, युगाधार और युग प्रवाह। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की लिखित पुस्तक कौन सी है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी का लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है युग की गंगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने है, जब मांझी बंसी बजाता है तो कवि का मन किस तरह डोलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब मांझी बंसी बजाता है, ये पहली कविता मांझी न बजाओ बंसी उससे लिया गया है। तो जब ये क्वेश्चन है कि जब मांझी बंसी बजाता है तो कवि का मन किस तरीके से डोलता है। ऑप्शंस है, पहला हवा की तरह, दूसरा पानी की तरह, तीसरा पत्थर की तरह और चौथा आग की तरह। तो यहाँ पे आपको उत्तर बताना है कि इसमें जब आपका मांझी बंसी बजाता है तो कवि का मन जो है किस तरीके से डोलता है। तो कवि का मन जो है इसमें पानी की तरह डोलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। जब मांझी बंसी बजाता है तो कवि का जो मन है वह पानी की तरह डोलता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है आपका, मेरा प्रण टूटता है जैसे पंक्ति में कवि अपने प्रण की तुलना किससे कर रहे हैं। अब इसमें जो है कहा जा रहा है कि मेरा प्रण टूटता है जैसे पंक्ति में, ये आगे पंक्ति है, इसके बाद इसमें कवि जो है अपने प्रण की तुलना किससे कर रहे हैं। ऑप्शन है पहाड़ से, तृण से, पेड़ से, नदी से। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका तृण से। यदि आपने कविता पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, ये पंक्ति थी। तो यहाँ पे तुलना किससे की जा रही है, तृण से। तृण माने तिनका। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में है, कविता में जल का जहाज का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अभी जो कविता है आपका, इसमें जल का जहाज का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। ऑप्शन है आपके पास कवि के मन की स्थिरता के लिए, दूसरा ऑप्शन है कवि के मन के डोलने के लिए, तीसरा है कवि के प्रण के टूटने के लिए और चौथा है कवि के तन के
झूमने के लिए। जल का जहाज किसके लिए प्रयोग किया गया है? जल का जहाज जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है कवि के मन के डोलने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार वह व्यक्ति कौन है जो मारे नहीं मरेगा? ये क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार वैसा कौन सा व्यक्ति है जो मारे नहीं मर सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास, जो पढ़ाई में सफल हो, जो संघर्ष करके खड़ा हुआ हो, जो दूसरों की मदद ले, जो आराम से जीवन बिताए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो संघर्ष करके खड़ा हुआ है वह व्यक्ति जो है मारे नहीं मरेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है। इस पंक्ति में कवि ने किस गुण की प्रशंसा की है? इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जीवन की धूल चाट कर बड़े हुए हैं, इस पंक्ति में कवि ने किस गुण की प्रशंसा की है? पहला ऑप्शन है सहनशीलता, दूसरा ऑप्शन है आलस्य, तीसरा है अनुशासन और चौथा है संघर्षशीलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्षशीलता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां अगर बात करें तो सातवां क्वेश्चन है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, इस वाक्य में कवि ने किसका प्रतीक दिया है? इसमें जो रवि के रथ का घोड़ा है, इस वाक्य में कवि ने किसका प्रतीक दिया हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास स्वतंत्रता, शक्ति व ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, चौथा ऑप्शन है प्रेम। तो इसमें जो है आपका बी नंबर जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शक्ति व ऊर्जा। इसमें जो है रवि के रथ का घोड़ा का तुलना किया गया है शक्ति और ऊर्जा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है का क्या अर्थ है? इसमें फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है एक वाक्य है, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन है पहला व्यक्ति का क्रोध, व्यक्ति की शक्ति और साहस, व्यक्ति का स्वार्थ, व्यक्ति का आराम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की साहस और व्यक्ति की शक्ति और साहस। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है का क्या तात्पर्य है? जिसने शोषण को तोड़ा और शासन को मोड़ा है, इस वाक्य का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास शासन का समर्थन, दूसरा है शोषण के खिलाफ संघर्ष, तीसरा है शासन के नियमों का पालन और चौथा है समाज से दूरी बनाना। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शोषण के खिलाफ संघर्ष। शोषण को तोड़ना और शासन को मोड़ना, इसका मतलब है कि जिसने शोषण के खिलाफ संघर्ष किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि ने युग के रथ का घोड़ा किसे कहा है? अब कवि ने जो है युग के रथ का घोड़ा किसे कहा है? ऑप्शन है आपके पास संघर्षशील व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को या फिर धनी व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, संघर्षशील व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, कविता वह जन मारे नहीं मरेगा का मुख्य संदेश क्या है? जो कविता है वह जन मारे नहीं मरेगा, इसका मुख्य संदेश क्या है? कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? ऑप्शन है आपके पास आराम से जीवन बिताना, संघर्ष और मेहनत से सफलता प्राप्त करना, दूसरों पर निर्भर रहना या फिर धन कमाने का महत्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, संघर्ष और मेहनत से सफलता प्राप्त करना, यही इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कवि के अनुसार डॉलर भारतीय मातृभूमि से क्या ले जाएगा? डॉलर जो है वो भारतीय मातृभूमि से क्या लेके जा सकता है? तो इस धन और राजनीतिक शक्ति, सारा सेना, रोजगार और शिक्षा, स्वतंत्रता और शांति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सारा सेना। इसमें सेना को ले जाने की बात कही है कवि ने। अगला प्रश्न है आपके पास, अमेरिका भारतीय सोने का क्या करेगा? अमेरिका भारतीय सोने का क्या करेगा? क्वेश्चन है अमेरिका भारतीय सोने का क्या करेगा? वो अगर वो डॉलर लेके जाता है, भारतीय सोने को अगर वो लेके जाता है तो उसका क्या करेगा वो? ऑप्शन है आपके पास व्यापार में उपयोग करेगा, अपने सैनिकों को देगा, अपनी सड़कों का निर्माण करेगा या फिर शिक्षा में निवेश करेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपनी सड़कों का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर सी अपने सड़कों का वो निर्माण करेगा। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किसे साम्राज्यवाद के घोर नशे में बताया है? कवि जो है किसको साम्राज्यवाद के घोर नशे में बताते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की बात की गई है तो अमेरिका को ही कवि क्या कहते हैं कि ये साम्राज्यवाद के घोर नशे में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न है कि
डॉलर का भारतीय पूंजीपतियों के साथ क्या संबंध बताया गया है। डॉलर का भारतीय पूंजीपतियों के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन है आपका विरोध, मित्रता, साठगांठ या फिर सहायता। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, साठगांठ। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। डॉलर का भारतीय पूंजीपतियों के साथ संबंध है, साठगांठ का संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कवि ने तानाशाही का प्रतीक किसे बनाया है। कवि जो है तानाशाही का प्रतीक किसे बताते हैं। तो तानाशाही का प्रतीक ऑप्शन नंबर ए जेल, ऑप्शन नंबर बी कोड़े, ऑप्शन नंबर 3 ड्रम और ऑप्शन नंबर 4 हॉलीवुड। तानाशाही का प्रतीक किसे बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ड्रम। तानाशाही का प्रतीक जो है कवि ने बनाया है ड्रम को। इसके बाद अगला प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न है, अमेरिका भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमेरिका जो है यह भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है सुधार करेगा, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता देगा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली की राजनीति खरीद लेगा, इसके बाद चौथा ऑप्शन है सहयोग बढ़ाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली की राजनीति खरीद लेगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार अमेरिका भारतीय जनता के साथ क्या करेगा। कवि के अनुसार अगर बात करें तो अमेरिका जो है ये भारतीय जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। पहला ऑप्शन है उनकी मदद करेगा, दूसरा ऑप्शन है उन्हें रोजगार देगा, उनका शोषण करेगा, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देगा। तो अब इसमें बताइए कि इसमें वो क्या कर सकता है, उनका शोषण कर सकता है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा दे नहीं सकता, उनकी मदद तो करेगा नहीं, उन्हें रोजगार भी नहीं दे सकता है। एक ही काम कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उनका शोषण। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने मिस अमेरिका का उल्लेख क्यों किया है। कवि जो है मिस अमेरिका का उल्लेख क्यों करते हैं। सौंदर्य के प्रतीक के रूप में, भोग विलास के प्रतीक के रूप में, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और न्याय के प्रतीक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, भोग विलास के प्रतीक में। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार अमेरिका भारतीय जनता की चमड़ी का उपयोग किसके लिए करेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका जो है भारतीय जनता की चमड़ी का उपयोग किसके लिए कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर बी संगीत वाद्य यंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी युद्ध सामग्री के लिए। तो ये जो है इसका उपयोग करेगा किसके लिए, संगीत वाद्य यंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता के माध्यम से मुख्य रूप से किस चीज़ की चेतावनी दी है। ये जो कविता है आपकी, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या चेतावनी दिया है, क्या चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं वो। तो इसका जो है अब पहला ऑप्शन है शिक्षा के नुकसान की, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक बदलाव की, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक शोषण की, चौथा ऑप्शन है आपका सैन्य संघर्ष की। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक शोषण की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार खेत में धरती ने किस रूप में नृत्य किया है। खेत में धरती ने किस रूप में नृत्य किया है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी सीता, ऑप्शन नंबर सी राधा और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राधा के रूप में जो है नृत्य किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आसमान की ओढ़नी का अर्थ क्या है। आसमान की ओढ़नी का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बादलों से घिरा आसमान, ऑप्शन नंबर बी धूप से चमकता आसमान, ऑप्शन नंबर सी नीला आकाश और ऑप्शन नंबर डी तारों से भरा आसमान। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला आकाश। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार किसके साथ कृषक का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार जो है किसके साथ कृषक का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है गंभीर, दूसरा ऑप्शन है हंसमुख, तीसरा ऑप्शन है उदास और चौथा ऑप्शन है आपका शांत। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कवि के अनुसार कृषक का वर्णन किया गया है हंसमुख रूप में। ये आपका हो गया 24 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने खेत में किस रंग के वस्त्र का वर्णन किया है। कवि ने खेत में किस रंग के वस्त्र का वर्णन किया है। पहला है पीला, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद, तीसरा है हरा, चौथा है लाल। तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, हरे रंग का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माती थाप हवा की पड़ती में कवि किसका वर्णन कर रहा है। बारिश, हवा का स्पर्श, धूप की गर्मी
या फिर कोहरे का दृश्य। तो इसमें जो है कवि वर्णन कर रहे हैं हवा के स्पर्श का। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार पेड़ों की बज रही दुलकियाँ किसके कारण हो रही है? ऑप्शन है ए पक्षियों के गीत, ऑप्शन बी हवा की लहरों से, ऑप्शन सी पानी की बूंदों से, ऑप्शन डी किसान की आवाज़ से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हवा की लहरों से। इसके बाद बात करते हैं कवि किस उत्सव में अपने तन मन को भूला बैठा है? कवि जो है कौन सा उत्सव है जिसमें अपने तन और मन को भुला बैठा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, नर्तन उत्सव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगहना कविता में कवि किसके दृश्य का वर्णन कर रहे हैं? चंद्रगहना कविता में जो है कवि किसके दृश्य का वर्णन कर रहे हैं? गांव के उत्सव का, खेत में खिले चने के पौधे का, नदी के किनारे के दृश्य का, या फिर जंगल में लगे पेड़ों का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, खेत में खिले हुए चने के पौधे का जो है इसमें वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि किस पर बैठकर खेत का दृश्य देख रहा है? कवि किस पर बैठकर खेत का दृश्य देख रहे हैं? छत, घर की छत पर, मेड़ पर, नदी किनारे, पेड़ की छाया में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मेड़ पर। कविता में अलसी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? अलसी जो है कविता में अलसी का वर्णन किस तरीके से किया गया है? इसमें मजबूत और कठोर, पतली और लचीली, ऊंची और भारी, मोटी और भारी, सॉरी मोती यहाँ पे हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, मोटी और भारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, पतली और लचीली। पतली और लचीली, ये जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो कविता में अलसी का फूल किस रंग का है? अलसी का जो फूल है इसमें कवि ने किस रंग का बताया हुआ है? पहला है गुलाबी, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला, चौथा है सफ़ेद। तो इसमें कौन से रंग का है? अलसी का जो फूल है किस रंग का है? अलसी का फूल जो है इसमें नीला रंग का बताया गया है। अलसी अपने हृदय का दान किसे देना चाहती है? अलसी जो है ये अपने हृदय का दान किसे देना चाहती है? चने को, कवि को, फूल को, या फिर पेड़ को? तो अलसी जो है अपने हृदय का दान फूल को देना चाहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। कविता में सरसों का वर्णन किस रूप में किया गया है? जो कविता है आपकी इसमें सरसों का वर्णन किस तरीके से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जवान, ऑप्शन नंबर बी सयानी, ऑप्शन नंबर सी छोटी, ऑप्शन नंबर डी कमज़ोर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सरसों का वर्णन किया गया है सयानी के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कविता में किस माह के आने का वर्णन है? जो कविता है इसमें किस महीने के आने का वर्णन किया गया है? बैसाख, सावन, फाल्गुन या आषाढ़? तो फाल्गुन मास के आने का जो है इसमें वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार प्रेम की भूमि कैसी है? प्यासी है, उपजाऊ है, बंजर है, या फिर सूखी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन, काली माया वाली चिड़िया का क्या रंग है? काली माया वाली जो चिड़िया है उसका क्या रंग है? श्वेत, काला, नीला, हरा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, काला। इसके बाद है, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबा कर ले जाती है? एक कीड़ा, एक मछली, एक पत्थर, या फिर एक फूल? तो चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबा के लेके जाती है? एक मछली को जो है अपने चोंच में दबा कर लेके जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कवि ने किस स्थान को ऊंची भूमि कहा है? नदी के किनारे, ट्रेन की पटरी के पास, पहाड़ के शीर्ष पर, या फिर गांव के बीच में? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रेन की पटरी के पास जो है उन्होंने ऊंची भूमि के रूप में कहा है इसको। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, चित्रकूट की पहाड़ियाँ कैसी हैं? चित्रकूट की पहाड़ियाँ कैसी बताई गई हैं इसमें? पहला बहुत ऊंची, बहुत संकरी, अनगढ़ और चौड़ी, पतली और सुंदर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, अनगढ़ और चौड़ी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किस प्रकार के पेड़ों का उल्लेख किया है? आम के पेड़, रीवा के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़? कवि ने किस पेड़ का वर्णन किया है इसमें? तो इसमें रीवा के पेड़ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कवि ने चित्रकूट की भूमि को किस प्रकार वर्णित किया है? कवि ने जो है चित्रकूट की भूमि को किस तरीके से इसमें वर्णित किया हुआ है? उपजाऊ,
हरी भरी, बंजर या फिर रेतीली। तो इसमें जो है इन्होंने बंजर करके इसको, चित्रकूट की जो भूमि है इसे बंजर के रूप में इन्होंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, चित्रकूट की पहाड़ियों पर किस प्रकार के पेड़ खड़े हैं। चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर किस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। फलदार और सुंदर, कांटेदार और कुरूप, फूलों वाले या फिर छायादार। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, कांटेदार और कुरूप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सारस की आवाज़ कैसी प्रतीत होती है। सारस की जो आवाज़ होती है ये किस तरीके से प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर ए है मीठी मीठी, टीटो टीटो, कुक कुक या फिर ची ची। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर सही हो जाएगा, टीटो टीटो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बसंती हवा कौन सी चीज़ को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए है। ये जो बसंती हवा है ये कौन सा चीज़ है जिसको बिना कष्ट और बिना श्रम के संभाले हुए है। धरती, आकाश, पर्वत या फिर सागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश को। अगला क्वेश्चन, कवि ने हवा के किस स्वरूप का वर्णन किया है। कवि ने हवा के किस स्वरूप का वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। ग्रीष्म की हवा, शीतल हवा, बसंती हवा या फिर शीतलहरी हवा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बसंती हवा। हवा अपने बारे में क्या कहती है। मैं पर्वत हूँ, मैं हवा हूँ, मैं जल हूँ या फिर मैं अग्नि हूँ। यहाँ पे हवा क्या कहेगी अपने बारे में कि मैं एक हवा हूँ, मैं हवा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कवि ने बसंती हवा का क्या गुण बताया है। कवि ने बसंती हवा का जो गुण है इसको क्या बताया है। मीठा और संगीत, ठंडी और शीतल, गर्म और आक्रामक, तीव्र और तेज। तो इसमें जो है इन्होंने बताया हुआ है कि बसंती हवा का जो गुण है वो कैसा है, मीठा और सुसंगीत है। कवि के अनुसार बसंती हवा किसे अपना रूप बताती है। कवि के अनुसार अगर देखा जाए तो बसंती हवा जो है किसको अपना रूप बताती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन है प्रेमी, मुसाफिर, दुश्मन और शत्रु। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मुसाफिर। कवि के अनुसार बसंती हवा का क्या उद्देश्य है। दुनिया को बदलना, किसी के साथ प्रेम करना, अपना उद्देश्य नहीं है या फिर शांति फैलाना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अपना उद्देश्य नहीं है। बसंती हवा का जो है कोई उद्देश्य नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कवि के अनुसार बसंती हवा के पास किसकी कोई इच्छा नहीं है। कवि के अनुसार बसंती हवा की जो है किसकी कोई इच्छा नहीं है। पहला ऑप्शन प्रेमी की, आशा की, उद्देश्य की, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, किसी की कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगला, कवि के अनुसार बसंती हवा कहाँ घूमती है। बसंती हवा जो है कहाँ घूमती है कवि के अनुसार। किसी निश्चित मार्ग पर जहाँ चाहती है या फिर कोई लक्ष्य लेकर या फिर शांति की ओर। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा आपका, वो जहाँ चाहती है वहाँ घूम सकती है और घूमती है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बसंती हवा कहाँ से चली और कहाँ चली गई। कहाँ गई मतलब कवि के अनुसार जो है बसंती हवा चली तो गई कहाँ। गांव से शहर की ओर या फिर शहर गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर, नदी से पोखर की ओर या फिर खेतों का घर। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बसंती हवा क्या करती है। कवि के अनुसार बसंती हवा जो है आपकी क्या करती है। शांति फैलाती है, झुलाती और झुमाती है, केवल गांव जाती है या फिर दुखों को दूर करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झुलाती और झुमाती है। इसके बाद बात करते हैं, कवि के अनुसार बसंती हवा किन स्थानों से होकर गुजरती है। बसंती हवा जो किन स्थानों से होकर गुजरती है आपकी, तो शहर और बस्ती, पोखर और झील, खेत और नदी, सभी उपर्युक्त सभी जो है इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। कवि के अनुसार बसंती हवा को कौन सा गुण दिया गया है। बसंती हवा को जो है कौन सा गुण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए शांतिपूर्ण, झुमाने वाली, झुलाने वाली, दुखी करने वाली, फिर निर्बल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुमाने वाली और झुलाने वाली। कवि के अनुसार बसंती हवा गेहूं के खेत में क्या करती है। बसंती हवा जो है ये गेहूं के खेत में क्या करती है, झूलती है, लहरें मारती है, उड़ती है या फिर पत्तियां झड़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लहरें मारती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बसंती हवा ने सरसों को क्यों नहीं झुलाया। सरसों को जो है क्यों नहीं झुलाया उसने।
हवा की ताकत नहीं थी, सरसों ना हिली, उसे मज़ा आ गया था, या फिर वह शांति चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सरसों जो है वो ना हिली। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बसंती हवा किस रूप में व्यक्त हो रही है? ठंडी हवा, महकती हवा, झुलाने और लहराने वाली हवा, या फिर शांति देने वाली हवा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, झुलाने और लहराने वाली हवा। कवि के अनुसार बसंती हवा की हंसी से क्या हुआ? खेतों में धूल उड़ने लगी, दिशा दिशा में हंसी गूंज उठी, पथिक डर गया, या फिर हवा ठंडी हो गई। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिशा दिशा में हंसी गूंज उठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बसंती हवा की हंसी से किसकी ध्वनि सुनाई दी? बसंती हवा की जो हंसी है इसे किसकी बसंती हवा की हंसी से किसकी ध्वनि सुनाई दी? ऑप्शन नंबर ए पेड़ों की, ऑप्शन नंबर बी नदियों की, ऑप्शन नंबर सी हरे खेतों की, ऑप्शन नंबर डी पंछियों की। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरे खेतों की। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो इसमें जो है क्योंकि हम केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता पढ़ रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? कौन सी कृति है जिसमें विषम अर्थव्यवस्था की जो है अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आग का आईना, ऑप्शन नंबर बी नींद के बादल, ऑप्शन नंबर सी युग की गंगा, ऑप्शन नंबर डी हे मेरी तुम। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युग की गंगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? पुष्पदीप, अपूर्वा, लोक और आलोक, या फिर आत्मगंध। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, अपूर्वा के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1986 ईस्वी में। समकालीन पत्रिका कौन सी नहीं है? तो आलोचना, पहल, सरस्वती, या फिर तद्भव। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती जो है ये समकालीन पत्रिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई का रक्त स्नान की रचना किस शैली में हुई है? इनकी एक रचना है बम्बई का रक्त स्नान, इसकी जो है रचना किस शैली में की गई है? मालवा शैली में, पहाड़ी शैली में, आल्हा शैली में, या फिर गंधर्व शैली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आल्हा शैली में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की अधिकांश पुस्तकें पहले किस प्रकाशन से प्रकाशित थीं? अधिकांश जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं वो किससे प्रकाशित होती थी? राजकमल प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, या फिर परिमल प्रकाशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिमल प्रकाशन। रूस यात्रा से लौटने पर केदारनाथ अग्रवाल ने किस संस्मरणात्मक पुस्तक की रचना की थी? मित्र संवाद, बस्ती खिले गुलाबों की, जमुन जल तुम फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये कौन सी किताब है जिसको उन्होंने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्ती खिले गुलाबों की। बसंती हवा के रचयिता कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की लिखित कविता कौन सी है इसमें? तो पहला ऑप्शन है रिक्शा वाला, नदी के द्वीप, जन जन का चेहरा एक, या फिर वह जन मारे नहीं मरेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। यदि आएगा डॉलर शीर्षक कविता किस संकलन में संकलित है? यदि आएगा जो डॉलर है ये किस कविता से संकलित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहें केदार खरी खरी। इसके बाद देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, या फिर कुह की कोयल, खड़े पेड़ की दे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे युग की गंगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, युग की गंगा। इसके बाद बात करते हैं, यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर पंक्ति किस कविता का अंश है? ये किस कविता से जो लिया गया है? ऑप्शन नंबर ये खेत का दृश्य, बसंती हवा, चंद्रगहना से लौटती बेर, या फिर मांझी न बजाओ बंसी। ये कौन सी कविता का जो है संकलन है? तो चंद्रगहना से लौटती बेर जो है इससे लिया गया है।
केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में किस नदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है? गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी या फिर केन नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, केन नदी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1911, 1912, 1902 और 1905। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को। तो चलिए 75 के 75 क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है मैंने इसमें करा दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी उतना देखिए और इनको याद रखिए। तो बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये ऑप्शन ज़रूर याद रखने चाहिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है क्वेश्चन में देता नहीं है, तो आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, तब जाके जो है क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनेगा। तो ये सीरीज़ जो है आपका रोज़ 5 बजे जो है मैं अपलोड कर दूँगी, 5 बजे शाम को। तो आप लोग जो है रोज़ जो है वीडियो को देखिए, समझिए, और 7 बजे जो आपकी क्लासेस चलती हैं वो रेगुलर रहेंगी। और ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ जो है हर शाम 5 बजे मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को मैं अब जिम्मेदारी समझ के पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।